दोस्तों, जो दो एटम पास आएंगे बॉन्ड बनाने के लिए, देखिए एक दूसरे से क्या कहते हैं। इसी बात में इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन छिपी हुई है। टूटना नहीं चाहते बिछड़ने के लिए, अब टूटना नहीं चाहते बिछड़ने के लिए, पास आना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं उम्र भर के लिए। ध्यान से सुनिए, ये हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक और शानदार चैप्टर आज स्टार्ट होने जा रहा है। और इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन मैंने इन दो लाइनों से यहां पर बयान की है। यानी हम बात कर रहे हैं बॉन्ड फॉर्मेशन की। दो एटम जो पास आएंगे, यार ये बिछड़ना नहीं चाहेंगे, ये एक दूसरे से दूर नहीं जाना चाहेंगे, एक दूसरे को ये अट्रैक्ट करना चाहेंगे। और इसी अट्रैक्शन का नाम केमिकल बॉन्ड है। इसी अट्रैक्शन को क्या बोलते हैं? जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दो एटम के बीच एग्जिस्ट कर रही होगी, इसी को यार केमिकल बॉन्ड बोलते हैं। अगर आपने पीरियोडिक प्रॉपर्टीज को अंडरस्टैंड कर लिया है, सारे लेक्चर्स को फिनिश कर लिया है, मोस्ट वेलकम आप सभी का इस शानदार सेशन में। आज हम एक नया चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग का आगाज करने वाले हैं। उम्मीद आपने नोटबुक और पेन निकाल लिया होगा। सबसे ज्यादा स्कोरिंग चैप्टर है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। इसको आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की आप नींव भी बोल सकते हैं, नींव का पत्थर है ये केमिकल बॉन्डिंग। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हर चैप्टर में, कोई भी चैप्टर आप उठा ले, वहां पर केमिकल बॉन्डिंग का यूज आपको देखने को मिल पाएगा। यार ये चैप्टर अगर आपका वीक हो गया तो ये मान लीजिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बंटाधार है। मतलब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप अच्छा नहीं कर पाएंगे, ये कहना चाहता हूं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बचाना चाहते हैं तो इसके लिए केमिकल बॉन्डिंग को स्ट्रॉन्ग बनाना, अपनी मुट्ठी में करना बेहद जरूरी है। और एक बात और बता दूं, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर किसी चैप्टर से आते हैं, चाहे नीट की बात की जाए, चाहे जेई की बात की जाए, तो केमिकल बॉन्डिंग से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। ब्लॉक फैमिली में भी ये चैप्टर हमारी काफी मदद कर रहा होगा। एस ब्लॉक, बी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक में काफी मदद कर रहा होगा ये चैप्टर। यार इसको हम वीक नहीं छोड़ सकते हैं, इसको हम लूज नहीं छोड़ सकते हैं। इसी तो यार अपनी मुट्ठी में करना होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करें। नोटबुक पेन निकाल लिया है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए, दो एटम जो बॉन्ड बनाने के लिए पास आएंगे तो क्या कहेंगे? अब बिछड़ना नहीं चाहते, ठीक है, एक दूसरे के साथ जुड़ना चाहते हैं। चलिए भाई, पास आएंगे, जुड़ना क्यों चाहते हैं? अट्रैक्शन होगी। किस प्रकार से अट्रैक्शन होगी? यहां देखिए, वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है। यहां देखिए, वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है। इस एटम की वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को दूसरे एटम का न्यूक्लियस अपनी तरफ खींच रहा होगा इस प्रकार से। और दूसरे एटम की वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन है, इसको यार ये जो एटम है ये अपनी तरफ खींच रहा होगा। इसका जो न्यूक्लियस है ये खींच रहा होगा। अट्रैक्शन होगी। इलेक्ट्रॉन का माइनस चार्ज, न्यूक्लियस का चार्ज कैसा है? प्लस है। अट्रैक्शन होगी। और यार न्यूक्लियस न्यूक्लियस रिपेल कर रहे होंगे, इनमें रिपल्शन होगी। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपेल कर रहे होंगे। लाइक चार्जेस यार रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्जेस के बीच होती है अट्रैक्शन। इसलिए इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बीच होगी अट्रैक्शन, और लाइक चार्जेस इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच क्या होगी? रिपल्शन होगी। लाइक चार्जेस न्यूक्लियस न्यूक्लियस के बीच क्या होगी? रिपल्शन होगी। ये कहानी क्लियर है? यानी इसका इलेक्ट्रॉन देखिए इस न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्टेड होगा। मामला क्लियर है? इस प्रकार से अट्रैक्टेड होगा। ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्टेड होगा। बिल्कुल होगा जी, बिल्कुल होगा। और यहां होगी यार रिपल्शन, यहां रिपल्शन होगी। देखिए, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्शन होगी, एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। न्यूक्लियस न्यूक्लियस के बीच रिपल्शन होगी, एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। पिक्चर आपके सामने है, नोट कर लें जल्दी से। और इसके बाद देखिए, इंट्रोडक्शन में आपको क्या दिया गया है? अकॉर्डिंग टू क्वांटम थ्योरी, व्हेन टू एटम्स अप्रोच टू ईच अदर, जब एक दूसरे को अप्रोच करते हैं तो क्या होगा? देन देयर विल बी एग्जिस्टेंस ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एज वेल एज फोर्स ऑफ रिपल्शन। जी हां, जब दो एटम एक दूसरे को अप्रोच करते हैं तो यार फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी लग रही होगी और फोर्स ऑफ रिपल्शन भी होगी।
इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस खींच रहा होगा, इस इलेक्ट्रॉन को ये न्यूक्लियस खींच रहा होगा, ये अट्रैक्शन होगी। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे, न्यूक्लियस न्यूक्लियस रिपेल कर रहे होंगे, ये फोर्स ऑफ रिपल्शन होगी। क्या होगा इससे? चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। आगे हमें बात करनी है मिनिमम डिस्टेंस पर क्या होगा। एट मिनिमम डिस्टेंस, यार आर मिनिमम हो जाएगा तो एफ अट्रैक्शन मैक्सिमम हो जाएगी। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिकम्स मैक्सिमम। मैक्सिमम कैसे हो जाएगी? देखिए, ये जब आर डिक्रीज हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के पास मिल जाएगा। आर डिक्रीज हो रहा है तो ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के पास मिल जाएगा, ठीक है। आर डिक्रीज होने पर और डिक्रीज होने पर और पास मिल जाएगा। और जब अपोजिटली चार्ज्ड पार्टिकल्स एक दूसरे के पास आ रहे होंगे तो यार अट्रैक्शन तो क्या होगी? आर डिक्रीज होने पर इंक्रीज होगी। यह आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अब जरा सोचिए, अट्रैक्शन तो इंक्रीज हो ही रही होगी, रिपल्शन भी साथ में इंक्रीज हो रही होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के पास भी तो आ रहा होगा, न्यूक्लियस न्यूक्लियस के पास भी तो आ ही रहा होगा। मतलब अट्रैक्शन तो इंक्रीज हो ही रही होगी, रिपल्शन भी इंक्रीज हो रही होगी। तो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक ऐसा होगा कि एफ अट्रैक्शन इंक्रीज होती जाएगी होती जाएगी होती जाएगी। इसके बाद यार रिपल्शन अट्रैक्शन को डोमिनेट कर जाएगी, उतना पास नहीं जाना चाहेगा, क्योंकि इसको तो स्टेबलाइज होना है। और स्टेबिलिटी तो यार अट्रैक्शन से ही आएगी। जब एक दूसरे को ये अट्रैक्ट कर रहे होंगे तभी जाकर स्टेबिलिटी आएगी। मतलब ये मिनिमम डिस्टेंस से और पास नहीं आना चाहेंगे। और पास आएंगे तो न्यूक्लियस न्यूक्लियस को रिपेल करना स्टार्ट कर देगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को रिपेल करना स्टार्ट कर देगा, यानी रिपल्शन अट्रैक्शन से क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। मतलब ये पास आएंगे कि लिमिट तक ही आ सकते हैं, इनका दायरा है, उस दायरे के अंदर ही देखिए ये पास रह पाएंगे। और पास अगर आप लेकर गए तो ऐसे केस में रिपल्शन लगेगी, अट्रैक्शन से ज्यादा हो जाएगी। मतलब उतना पास क्यों जाना चाहेंगे अपने आप? यार अपने आप उतना ही पास जाना चाहेंगे एटम्स, ताकि अट्रैक्शन को मैक्सिमाइज किया जा सके। और इसी मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का क्या नाम है? इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बोलते हैं यार केमिकल बॉन्ड। दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज कॉल्ड केमिकल बॉन्ड। इसे केमिकल बॉन्ड बोलते हैं। जब आर मिनिमम होता है, दीज फोर्सेस अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फोर्सेस बिकम इक्वल, ये इक्वल हो जाते हैं, एंड दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज कॉल्ड केमिकल बॉन्ड। इसको हम क्या बोलते हैं? केमिकल बॉन्ड। एंड डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियाई ऑफ बॉन्डेड एटम्स, दिस मिनिमम डिस्टेंस इज कॉल्ड बॉन्ड लेंथ। इस मिनिमम डिस्टेंस को क्या बोल देंगे? इसे बॉन्ड लेंथ बोल देंगे। और जो स्टेट अटेन हुई है आर मिनिमम है, आर मिनिमम पर जो स्टेट अटेन हुई है इन दो एटम्स की, तो दो एटम्स के न्यूक्लियाई के बीच का गैप मिनिमम है, जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम है, जब केमिकल बॉन्ड बना है, तो जो स्टेट अटेन हुई, स्टेट का क्या नाम है? दिस स्टेट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम स्टेट और बॉन्ड फॉर्मेशन स्टेट। इक्विलिब्रियम स्टेट और बॉन्ड फॉर्मेशन स्टेट, ठीक है जी। और इसके बाद देखिए इस स्टेट से क्या हुआ है? एटम्स ऑफ एलिमेंट्स गेट स्टेबलाइज्ड बाय बॉन्ड फॉर्मेशन फिनोमिना। इससे यार स्टेबिलिटी आई है, स्टेबल हुए एटम्स। कैसे स्टेबल हुए हैं? बाय लोअरिंग देयर एनर्जी, अपनी एनर्जी को डिक्रीज करते हुए यहां देखिए स्टेबिलिटी आई है। एटम्स जब पास आए हैं तो यार अट्रैक्शन इंक्रीज हो रही है। एक मिनिमम डिस्टेंस जैसे अटेन हुआ, एक मिनिमम डिस्टेंस तक जैसे ये पास आए, अट्रैक्शन मैक्सिमम हुई। तो यार जब अट्रैक्शन मैक्सिमम है तो ये एनर्जी क्या हुई होगी? रिलीज, क्योंकि एनर्जी डिक्रीज हुई होगी। अट्रैक्शन की वजह से एनर्जी क्या हुई है? डिक्रीज हुई है। एनर्जी क्या हुई है? डिक्रीज हुई है। एनर्जी अगर डिक्रीज हुई है तो स्टेबिलिटी इंक्रीज हुई है। बॉन्ड फॉर्मेशन होता ही इसलिए है ताकि एटम्स की एनर्जी क्या हो जाए? आयंस की एनर्जी क्या हो जाए? डिक्रीज हो जाए, और स्टेबिलिटी क्या हो जाए? इंक्रीज हो जाए। इसलिए यार एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस बॉन्ड बनाना चाहते हैं अपनी एनर्जी को डिक्रीज करने के लिए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को मैक्सिमाइज करने के लिए। बात समझ आ रही है? और ये एनर्जी कैसे यार डिक्रीज होगी? कभी सोचा है आपने इसके बारे में? एनर्जी तो कंजर्व्ड होती है। आप बोल रहे हैं
कि एनर्जी डिक्रीज हो गई है, तो कहां चली गई एनर्जी? जब एटम्स पास आएंगे, अट्रैक्शन होगी, तो यार उस टाइम एनर्जी रिलीज हो रही होगी। जी हाँ, जब आर डिक्रीज होगा तो एनर्जी रिलीज हो रही होगी। एनर्जी इज रिलीज्ड, अट्रैक्शन की वजह से एनर्जी डिक्रीज होगी। और ये डिक्रीमेंट कैसे हो पाएगा? एनर्जी इज रिलीज्ड, रिलीज होने से ही ये डिक्रीमेंट हो पाएगा। यानी ये जो प्रोसेस है बॉन्ड फॉर्मेशन is always exothermic, is always exothermic। बॉन्ड फॉर्मेशन हमेशा एक्सोथर्मिक फिनोमिना है, यानी जब भी दो एटम्स के बीच में अट्रैक्शन होगी डेफिनेटली एनर्जी रिलीज होगी। भैया रिलीज होगी। अगर एनर्जी रिलीज होगी तो डेल्टा एच का साइन कैसा होगा? डेल्टा एच नेगेटिव होगा। डेल्टा एच क्या है? एच फाइनल माइनस एच इनिशियल है। अगर यार एनर्जी रिलीज हो गई होगी तो फाइनल एनर्जी क्या मिलेगी? कम मिलेगी। अगर एनर्जी रिलीज हुई होगी तो फाइनल एनर्जी कम मिलेगी, इनिशियल ज्यादा रही होगी। रिलीज होने के बाद तो फाइनल एनर्जी कम ही मिल पाएगी। बॉन्ड फॉर्मेशन से स्टेबिलिटी आती है, एनर्जी कम होती है। देखिए फाइनल एनर्जी कम है और बॉन्ड फॉर्मेशन से पहले इनिशियल एनर्जी ज्यादा थी। ये जो डिफरेंस होगा, ये देखना, ये नेगेटिव है। कम माइनस ज्यादा, ये डिफरेंस यार अगर नेगेटिव है तो डेल्टा एच का साइन कैसे मिल पाएगा? डेल्टा एच का साइन एच फाइनल माइनस एच इनिशियल से क्या मिल पाएगा? नेगेटिव मिल पाएगा। ये आपके सामने। तो बॉन्ड क्यों बनेगा, बॉन्ड क्या है, ये मैंने आपको बताया। बॉन्ड क्या है? दो एटम के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसका मैक्सिमम होना, ये केमिकल बॉन्ड है। इसी को केमिकल बॉन्ड बोलेंगे आप। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो मैक्सिमम है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? केमिकल बॉन्ड है। ठीक है, इसका मैक्सिमम होना ही बॉन्ड फॉर्मेशन है। और जब बॉन्ड बनेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम मिल रही होगी तो आर मिनिमम होगा। आर क्या होगा? मिनिमम होगा। एनर्जी डेफिनेटली रिलीज हुई होगी, एनर्जी डेफिनेटली डिक्रीज हुई होगी। बॉन्ड फॉर्मेशन हमेशा एक्सोथर्मिक मिलेगा। बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान हमेशा एनर्जी रिलीज कर रही होगी। बॉन्ड फॉर्मेशन जब होगा तो एटम्स लोअर एनर्जी स्टेट को अटेन कर रहे होंगे। किस प्रकार से लोअर एनर्जी स्टेट को अटेन कर रहे होंगे, चलिए इसको ग्राफिकली हम देखना चाहेंगे। यार बॉन्ड बनता है स्टेबिलिटी को एक्वायर करने के लिए, एनर्जी को मिनिमाइज करने के लिए। तो देखिए इस प्रकार से दो एटम्स अगर इनफाइनाइट डिस्टेंस गैप से अगर एक दूसरे को अप्रोच करना स्टार्ट करेंगे, यानी जब काफी दूर थे तो एनर्जी क्या थी? कोई भी एनर्जी होगी ना एटम्स की, है ना, एक्स वाई जेड कोई भी एनर्जी होगी। हमें तो बात करनी है कि यार इन एटम्स की पहले जो एनर्जी थी और बाद में जो एनर्जी है, जब एफ अट्रैक्शन मैक्सिमम है, उसका गैप क्या हो। हमें तो गैप की बात करनी है। तो मान लेते हैं कि वाई एक्सिस के लोंग पोटेंशियल एनर्जी है और यार एक्स एक्सिस के लोंग इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। ठीक है, ये इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस इनफाइनाइट है, मान लेंगे एनर्जी इतनी है। ठीक है, इन एटम्स की एनर्जी कितनी है, मान लेते हैं इतनी है। मानने में क्या जाएगा, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो एटम्स होंगे उनकी डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी होगी। मान लेंगे एनर्जी इतनी है, गैप है इनफाइनाइट। अब जैसे जैसे गैप इनका आप कम करते जाएंगे, इनको पास लेकर जाएंगे, पहले गैप इनफाइनाइट है, जैसे आप इनको पास लेकर जाएंगे, ठीक है, इस प्रकार से अगर पास लेकर जाएंगे और आर डिस्टेंस तक, ये जो मिनिमम डिस्टेंस है, इस मिनिमम डिस्टेंस तक आप पास लेकर जाएंगे तो क्या होगा? आपने देखा इसका इलेक्ट्रॉन इसके न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्टेड होगा, इसका इलेक्ट्रॉन इसके न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्टेड होगा। एफ अट्रैक्शन होगी, बिल्कुल होगी। तो जब पास लेकर जाएंगे अट्रैक्शन की वजह से एनर्जी डिक्रीज होगी, एक मिनिमम वैल्यू को अटेन कर लेगी एनर्जी। ठीक है, डिक्रीज होते होते, और किस वजह से?
किस वजह से एनर्जी डिक्रीज हुई है? एफ अट्रैक्शन की वजह से। जब ये पास आएंगे तो यार एफ अट्रैक्शन ज्यादा मिल रही होगी एफ रिपल्शन से। एफ अट्रैक्शन एफ रिपल्शन से क्या मिल रही होगी? ज्यादा मिल रही होगी। और एक मिनिमम डिस्टेंस पर एफ अट्रैक्शन मैक्सिमम हो जाएगी। यहां क्या हो जाएगी? यहां यार एफ अट्रैक्शन मैक्सिमम हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। और यही हम क्या बोल देंगे? ये हम बोल देंगे बॉन्ड फॉर्मेशन। बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस हियर आर इज मिनिमम। यार क्या होगा? आर मिनिमम होगा। अगर इससे और पास लेकर जाए, जो आर मिनिमम है, इस आर से अगर हम आर को डिक्रीज करते हैं, इन एटम्स को और पास लेकर जाते हैं, तो क्या होगा? भैया इसका न्यूक्लियस इसके न्यूक्लियस को रिपेल कर रहा होगा, इसका इलेक्ट्रॉन इसके इलेक्ट्रॉन को रिपेल भी तो कर रहा होगा। ये न्यूक्लियस पास आ जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन पास आ जाएंगे, तो ज्यादा रिपल्शन लगनी स्टार्ट हो जाएगी। मतलब ज्यादा रिपल्शन की वजह से एनर्जी क्या होगी? इंक्रीज होगी। इसके बाद ये ग्राफ यार आसमान की तरफ जाएगा। पहले ये धरती की तरफ जाएगा, फिर आसमान की तरफ जाएगा। आसमान की तरफ क्यों जाएगा? अगर इस आर मिनिमम से आर आप डिक्रीज करते हैं तो ग्राफ फिर ऊपर क्यों जाएगा? इसलिए जाएगा भैया क्योंकि रिपल्शन इंक्रीज होगी। इस मिनिमम डिस्टेंस पर जहां बॉन्ड बना है, एफ अट्रैक्शन एफ रिपल्शन के इक्वल है। इस स्टेट को बोल दिया गया है इक्विलिब्रियम स्टेट। क्या है ये स्टेट क्या है? दिस स्टेट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम स्टेट। इक्विलिब्रियम स्टेट जब दोनों फोर्सेस इक्वल हैं। और बॉन्ड फॉर्मेशन स्टेट, बॉन्ड फॉर्मेशन स्टेट और बॉन्ड फॉर्मेशन स्टेट, अगर यार इससे डिस्टेंस आप और कम कर रहे होंगे तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस न्यूक्लियस के बीच में रिपल्शन ज्यादा लग रही होगी, ज्यादा लग रही होगी। इनफैक्ट ये रिपल्शन अट्रैक्शन से भी ज्यादा हो जाएगी। फिर तो यार ग्राफ आसमान की तरफ जाना ही था, क्योंकि एनर्जी इंक्रीज कर रही होगी। एनर्जी इंक्रीज कर रही होगी रिपल्शन इंक्रीज करने से, तो ग्राफ ऊपर ही तो जाएगा। तो इस प्रकार का हमें ग्राफ मिल पाएगा। तो इस ग्राफ से यार ये बिल्कुल क्लियर है कि जब एटम्स इनफाइनाइट डिस्टेंस से चलना स्टार्ट हुए थे और किसी फाइनाइट डिस्टेंस तक जहां पर एफ अट्रैक्शन मैक्सिमम है, अगर ये चलकर आए हैं, तो यहां इस फाइनाइट डिस्टेंस के कोरस्पॉन्डिंग हमें देखिए जो कि आर मिनिमम है, एफ अट्रैक्शन क्या मिल रही है? मैक्सिमम। इन्होंने अपनी एनर्जी को क्या किया है? डिक्रीज किया है। यानी यहां से यहां पहुंचते टाइम एनर्जी रिलीज हुई होगी। एनर्जी इज रिलीज्ड। ऐसे तो यार एनर्जी डिक्रीज होगी नहीं, तो एनर्जी क्या हुई होगी? एनर्जी इज रिलीज्ड, रिलीज्ड। ठीक है। और स्टेबिलिटी क्या होगी? इंक्रीज होगी। स्टेबिलिटी इज इंक्रीज्ड। और स्टेबिलिटी यार इस प्रकार से एनर्जी डिक्रीज होते होते जब एनर्जी मिनिमम होगी तो स्टेबिलिटी क्या होगी? मैक्सिमम होगी। एनर्जी जब मिनिमम होगी, एनर्जी कम होगी, तो स्टेबिलिटी क्या होगी? स्टेबिलिटी यार मैक्सिमम होगी। जल्दी से नोट कर लें इस ग्राफ को, जल्दी से आप नोट कर लें। नोट कर लिया है? वीडियो को पॉज कर लें, अगर नोट नहीं किया है उसके बाद नोट कर लें। चलिए नोट कर लिया होगा आपने, ठीक है। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, ये जो मिनिमम डिस्टेंस है ये कौन सा है? किसे बॉन्ड लेंथ बोला गया है? लगाई दिमाग। कौन से मिनिमम डिस्टेंस को बॉन्ड लेंथ बोला गया है? ये देख लीजिए, ये होगा मिनिमम डिस्टेंस। अरे डिस्टेंस तो यही है आर, यही तो मिनिमम होगा। यहां बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है, दो एटम के बीच में बॉन्ड बना है, एफ अट्रैक्शन यहीं पर ही मैक्सिमम मिल रही है, ये इक्विलिब्रियम स्टेट है। तो यार गैप कितना होगा? इन एटम्स के बीच में दूरी कितनी होगी? इतनी होगी। यही डिस्टेंस तो क्या होगा यहां पर? बॉन्ड लेंथ। और ये डिस्टेंस क्या होगा? मिनिमम। क्योंकि यार जब ये मिनिमम डिस्टेंस मिलता है
तभी जाकर हमें एनर्जी क्या मिलती है, मिनिमम मिलती है। स्टेबिलिटी क्या मिलती है, मैक्सिमम मिलती है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या मिलती है, मैक्सिमम मिलती है। तो इस प्रकार से एटम पास आए 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 और इतना पास आ गए कि यार आर मिनिमम वह डिस्टेंस है जिसके कोरस्पॉन्डिंग स्टेबिलिटी मैक्सिमम मिल रही है, एफ अट्रैक्शन मैक्सिमम मिल रही है, एफ अट्रैक्शन एफ रिपल्शन के इक्वल मिल रही है, स्टेट इक्विलिब्रियम मिल रही है, मतलब दोनों फोर्सेस इक्वल है। फिजिक्स में भी आपने सुना होगा ऐसी स्टेट को यार इक्विलिब्रियम स्टेट बोलते हैं। और इस आर मिनिमम को, जहां पर इक्विलिब्रियम स्टेट अटेन हुई है, जहां पर दोनों फोर्सेस इक्वल हुई हैं, जहां बॉन्ड बना है, इस आर मिनिमम को ही क्या बोलते हैं, इसी को ही बॉन्ड लेंथ बोलते हैं। इसी को ही, इसी मिनिमम डिस्टेंस को ही बॉन्ड लेंथ बोलते हैं। मामला क्लियर हुआ? अभी बॉन्ड एनर्जी क्या है इसे भी जान लीजिए। जो एनर्जी रिलीज होती है केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान, इसी एनर्जी को यार बॉन्ड एनर्जी बोलते हैं। ध्यान से देखिए, द क्वांटिटी ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, पहले रिलीज की बात करेंगे, ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड्स इज कॉल्ड बॉन्ड एनर्जी। इसे बोलेंगे यार बॉन्ड एनर्जी। ठीक है, जो बॉन्ड बनेगा, इस बॉन्ड बनने के दौरान जो एनर्जी रिलीज होगी, देखिए इस प्रकार से हाइड्रोजन हाइड्रोजन का बॉन्ड बना, इस प्रकार से ये मिनिमम डिस्टेंस पर मिलते हैं, एफ अट्रैक्शन मैक्सिमम मिलता है, ठीक है ना, आर मिनिमम मिलता है। आर अगर मिनिमम है, आर अगर मिनिमम है, एफ अट्रैक्शन क्या मिलता है, अट्रैक्टिव फोर्स क्या मिलती है, मैक्सिमम मिलती है। इससे क्या हुआ होगा, इसी प्रकार से एनर्जी डिक्रीज हुई होगी। तो यार इस प्रकार से एफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करने की वजह से, मैक्सिमम होने की वजह से एनर्जी डिक्रीज हुई होगी और एनर्जी रिलीज हुई होगी। कितनी एनर्जी रिलीज होती है इसका डेटा मैं आपको बताना चाहूंगा, -436 किलो जूल पर मोल। ठीक है, सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिलीज हुआ है, अगर ये इसको वापस खिला दिया जाए तो क्या होगा, सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी अगर वापस खिला दिया जाए तो क्या होगा, सोचिए इसके बारे में। सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिलीज हुआ है, अगर इसको वापस खिला दिया जाए तो क्या होगा, देखिए इसके बारे में भी बताया गया है। द क्वांटिटी ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब्ड, द क्वांटिटी ऑफ मिनिमम एनर्जी एब्जॉर्ब्ड ड्यूरिंग ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड, ड्यूरिंग ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड इज ऑल्सो कॉल्ड बॉन्ड एनर्जी। अगर इसी एनर्जी को खिला दिया जाए, इसी एनर्जी को वापस खिला दिया जाए तो क्या होगा यार, ये एनर्जी कब रिलीज हुई थी, बॉन्ड बना था, अगर वापस खिला दी जाए तो बॉन्ड टूट जाएगा, ये एटम्स एक दूसरे से दूर चले जाएंगे, इनको एनर्जी मिल जाएगी तो दूर चले जाएंगे, जहां से आए थे वहीं लौट जाएंगे। यहां इस केस में डेल्टा एच क्या होगा, इस केस में यार डेल्टा एच प्लस साइन के साथ होगा क्योंकि एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है। तो इस केस में +436 किलो जूल पर मोल। यहां से क्या अंडरस्टैंड किया, यहां से अंडरस्टैंड किया यार बॉन्ड एनर्जी को दो प्रकार से डिफाइन किया जा सकता है। जनरली बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए डिफाइन किया जाता है, लेकिन बॉन्ड डिसोसिएशन के लिए भी डिफाइन किया जा सकता है। कैसे, बॉन्ड एनर्जी इस प्रकार से डिफाइन की जा सकती है, बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान बॉन्ड डिसोसिएशन के दौरान। कैसे, देखिए अगर बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान एनर्जी रिलीज हुई है -x किलो जूल, तो बॉन्ड डिसोसिएशन के दौरान एनर्जी एब्जॉर्ब हुई होगी, तभी तो बॉन्ड ब्रेक हुआ होगा। कितनी एब्जॉर्ब हुई होगी, जितनी रिलीज हुई थी उतनी ही अगर यार एब्जॉर्ब करवा दी जाए तो बॉन्ड टूट भी जाएगा, एटम्स जहां से आए थे वापिस चले जाएंगे, बिखर जाएंगे, एनर्जी खिलाने पर ये बिखर जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे केस में +x किलो जूल पर मोल एनर्जी खिलानी पड़ेगी, तब जाकर ऐसा हो पाएगा। तो बॉन्ड एनर्जी के दो साइन हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। अगर नेगेटिव साइन हुआ
नेगेटिव साइन अगर बॉन्ड एनर्जी की कोरस्पोंडिंग दिया है, इसका मतलब ये बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान जो एनर्जी रिलीज हुई है उसकी बात की गई है। अगर पॉजिटिव साइन दिया है, इसका मतलब बॉन्ड डिसोसिएशन के दौरान जो एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है, बॉन्ड डिसोसिएशन के दौरान जो एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है इसकी बात की गई है। अगर यार बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान हमेशा एनर्जी रिलीज होती है तो ये फिनोमिना हमेशा क्या होगा? एक्सोथर्मिक होगा। क्या होगा? एक्सोथर्मिक होगा। इसके लिए डेल्टा एच नेगेटिव होगा। अगर यार बॉन्ड डिसोसिएशन के दौरान एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, डेल्टा एच का पॉजिटिव साइन मिलता है, जी बॉन्ड टूटेगा तभी। ये जो एटम्स एक दूसरे को अगर अट्रैक्ट कर रहे हैं तो दूर जाएंगे तभी, इनकी अट्रैक्शन ओवरकम तभी हो पाएगी जब एनर्जी खिलाएंगे। तो बॉन्ड डिसोसिएशन इज ऑलवेज एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक, इट इज जस्ट अपोजिट ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है, डेल्टा एच क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ठीक है, इसके बाद ध्यान से देखिए, मैग्नीट्यूड के कंपैरिजन की बात की जाए तो इस प्रकार से हम इनके मैग्नीट्यूड को कंपेयर कर पाएंगे। जितनी एनर्जी बॉन्ड डिसोसिएशन के लिए एब्जॉर्ब होगी, ये आप जानते हैं, उतनी ही एनर्जी बॉन्ड फॉर्मेशन के टाइम रिलीज हुई होगी। डेल्टा एच बॉन्ड डिसोसिएशन का मैग्नीट्यूड, डेल्टा एच बॉन्ड फॉर्मेशन के मैग्नीट्यूड के इक्वल है। बॉन्ड फॉर्मेशन के मैग्नीट्यूड के क्या है? ये इक्वल है। इसका साइन यार अगर पॉजिटिव मिलता है, प्लस x किलोजूल पर मोल अगर ये एनर्जी मिलती है, तो ये एनर्जी क्या होगी? माइनस x किलोजूल पर मोल। इसका साइन कैसा मिलता है? नेगेटिव मिलता है। तो इस प्रकार से जितनी एनर्जी बॉन्ड बना होगा, इसके कोरस्पोंडिंग रिलीज हुई होगी, उसे बॉन्ड एनर्जी का नाम हमने दिया है। तो जब बॉन्ड ब्रेक हो रहा होगा, उतनी एनर्जी अगर यार वापस खिला दें, उतनी एनर्जी पकड़कर वापस खिला दें, तो बॉन्ड टूट जाएगा। तो उस एनर्जी को क्या बोल देंगे? है तो बॉन्ड एनर्जी की इक्वल है एनर्जी, उस एनर्जी को क्या बोल देंगे? उस एनर्जी को यार बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बोल देंगे। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी पॉजिटिव होगी, बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी हमेशा खिलाई जाएगी, मतलब एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही होगी, ये पॉजिटिव होगी। और बॉन्ड बनता है तो स्टेबिलिटी आती है, एनर्जी रिलीज होती है। अगर एनर्जी रिलीज हो रही होगी तो उस एनर्जी को यार नेगेटिव साइन के साथ इंडिकेट किया जाएगा। वह एनर्जी बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी है। कौन सी एनर्जी है? बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी है। जितनी बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी है, उतनी ही बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होती है। मैग्नीट्यूड सेम मिलता है और साइन अपोजिट मिलता है, क्योंकि यार बॉन्ड फॉर्मेशन तो एक्सोथर्मिक है, एनर्जी रिलीज होती है, और बॉन्ड डिसोसिएशन के लिए एनर्जी खिलानी पड़ती, जितनी रिलीज हुई है उतनी खिला दीजिए, बॉन्ड टूट जाएगा। तो साइन क्या है? अपोजिट है। डेल्टा एच बॉन्ड फॉर्मेशन विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा एच बॉन्ड डिसोसिएशन। इनका साइन अपोजिट है, तो यहां क्या मिलता है? यहां यार नेगेटिव मिलता है। मामला क्लियर है? चलिए आगे चलें फिर। इसके बाद केमिकल बॉन्ड की डेफिनेशन को हमें यार नोट करना है। अभी तक केमिकल बॉन्ड की डेफिनेशन मैंने आपको नहीं बताई है, जस्ट आपको केमिकल बॉन्ड क्या है ये बताया, डेफिनेशन आपने नोट नहीं की है। जल्दी से डेफिनेशन को नोट कर लें। केमिकल बॉन्ड इज ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन स्पीसीज, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, इसे केमिकल बॉन्ड बोल देंगे, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग देम टुगेदर एज ए स्टेबल एंटिटी। जी हाँ, स्टेबल मॉलिक्यूल की फॉर्म में, एंटिटी की फॉर्म में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एटम्स को, मॉलिक्यूल्स को, आयंस को रखती है, इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का नाम क्या होगा? केमिकल बॉन्ड होगा। और इस केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन फिनोमिना, और इसकी यार पिक्चर आप यहां पर देख भी चुके हैं। यहां हमने बात की एटम्स जब पास आएंगे तो क्या होगा। एक एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को देखिए,
दूसरे एटम का न्यूक्लियस अपनी तरफ खींच रहा होगा, दूसरे एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ये पहले एटम का न्यूक्लियस क्या कर रहा हो, खींच रहा होगा। इस टाइप की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट कर रही है, इसी का नाम क्या है, केमिकल बॉन्ड, जो कि आर मिनिमम के कोरस्पोंडिंग एग्जिस्ट कर रही है। जब ये एटम्स पास आएंगे, आयंस पास आएंगे, मॉलिक्यूल्स पास आएंगे, एफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट कर रही होगी, तब यार एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। इट इज अकम्पेनिड बाय डिक्रीज इन एनर्जी। जी हाँ, बॉन्ड फॉर्मेशन एक्सोथर्मिक फिनोमिना है। जब बॉन्ड बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी इज रिलीज्ड ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड। जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हुआ, डेफिनेटली एनर्जी रिलीज होगी, डेल्टा एच क्या होगा, नेगेटिव होगा। जैसे यार ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हुआ, O2 की फॉर्मेशन हुई, यहां भी एनर्जी रिलीज होगी। नाइट्रोजन नाइट्रोजन के साथ कंबाइन हुआ, एनर्जी रिलीज होगी, डेल्टा एच नेगेटिव होगा। यहां देखिए, ऑक्सीजन दो हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हुआ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट कर रही है, तो इस प्रकार से H2O की फॉर्मेशन के दौरान भी एनर्जी रिलीज हो रही होगी, डेल्टा एच नेगेटिव होगा। Na प्लस Cl माइनस की तरफ अट्रैक्ट हुआ, NaCl की फॉर्मेशन हुई, एनर्जी रिलीज हुई होगी, डेल्टा एच नेगेटिव होगा। यहां देखिए, K प्लस Cl माइनस की तरफ अट्रैक्ट हुआ, KCl की फॉर्मेशन हुई, एनर्जी रिलीज हुई, डेल्टा एच क्या होगा, नेगेटिव होगा। एल्यूमिनियम 3 प्लस O2 माइनस की तरफ अट्रैक्ट हुआ और Al2O3 की फॉर्मेशन हुई, एनर्जी रिलीज होगी, डेल्टा एच नेगेटिव होगा। ठीक है, किस प्रकार से यार ये एटम्स कंबाइन हुए हैं, ये मैंने सिंगल बॉन्ड बनाया, डबल बॉन्ड बनाया और यहां ट्रिपल बॉन्ड बनाया है। किस प्रकार से यहां ऑक्सीजन के साथ दो ही हाइड्रोजन कंबाइन हुए हैं, किस प्रकार से बॉन्ड बनाया है, किस प्रकार से बॉन्ड बनते हैं, ये कहानी अभी मैंने डिस्क्लोज नहीं की है आपसे, ये कहानी मैंने अभी डिस्कस नहीं की, मैंने जस्ट बताया है आपको इस प्रकार से बॉन्ड बनते हैं, क्यों बनते हैं, एनर्जी को डिक्रीज करने के लिए, बस मैंने इतना ही आपको बताया है। और ये बॉन्ड कितने बनेंगे, पूरा मैकेनिज्म क्या होगा, ये मैंने यहाँ पर डिटेल में डिस्कस नहीं किया, मैंने केवल और केवल इसके इंट्रोडक्शन पार्ट को ही यहाँ पर डिस्कस किया है कि बॉन्ड बनेगा, एक भी बन सकता है, दो भी बन सकते हैं, तीन भी बन सकते हैं, क्या चार भी बन सकते हैं, करेंगे इसकी बात, हाँ डेफिनेटली चार भी बन सकते हैं, चार भी बन सकते हैं, बिल्कुल सही आपने सुना है। तो यार ये सारी कहानी कैसे सिंप्लीफाई होगी ये भी मैं आपको बताऊंगा। अभी तो मेरा मकसद इतना ही है इन एग्जाम्पल से आपको बताने का कि आप ये अंडरस्टैंड कर लें कि जब बॉन्ड बनता है, जब एटम्स पास आते हैं, जब मॉलिक्यूल्स पास आते हैं, जब आयंस पास आते हैं, तो उस केस में यार एनर्जी रिलीज करती है। बस मेरा मकसद इतना ही है। ठीक है, किस प्रकार से बॉन्ड बना होगा, कितने टाइप के बॉन्ड हैं, ये सारी कहानी भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा। अभी तो मैंने जस्ट ये बताया है कि एटम कंबाइन हो सकते हैं, आयंस कंबाइन हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स कंबाइन हो सकते हैं, कैसे कंबाइन होंगे, कितने कंबाइन होंगे, ठीक है, क्या नाम उस केमिकल बॉन्ड को हम देंगे, ये सारी कहानी डिस्कस होगी। तो अभी मैंने केमिकल बॉन्डिंग में ज्यादा डिटेल में कुछ भी डिस्कस नहीं किया है। बॉन्ड क्यों बनता है, एनर्जी को क्या करने के लिए, डिक्रीज करने के लिए, स्टेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए। बॉन्ड फॉर्मेशन एक्सोथर्मिक है, बॉन्ड डिसोसिएशन एंडोथर्मिक है। और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करती है एटम्स के बीच, मॉलिक्यूल्स के बीच, आयंस के बीच, इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का नाम क्या है, केमिकल बॉन्ड है। बस मैंने अभी तो आपको इतना ही बताया है। अब देखिए यार, टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड की बात की जाए तो केमिकल बॉन्ड दो टाइप के हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स, वीक बॉन्ड्स। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स उन बॉन्ड्स को बोलेंगे जिनकी यार बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी जो है, बॉन्ड एनर्जी जो है, ये बॉन्ड एनर्जी 42 किलो जूल पर मोल से ज्यादा है। बॉन्ड एनर्जी का मैग्नीट्यूड, जो एनर्जी रिलीज होती है बॉन्ड बनने के दौरान, 42 किलो जूल पर मोल से जो ज्यादा है। ठीक है ना, मतलब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना होगा, इसका ये मीनिंग है।
और वीक बॉन्ड्स उन बॉन्ड्स को बोलेंगे जिन बॉन्ड्स के केस में ये जो बॉन्ड एनर्जी है, ये जो बॉन्ड एनर्जी है ये यार लेस देन 42 किलो जूल पर मोल है, लेस देन 42 किलो जूल पर मोल है। वीक बॉन्ड बना है तो कम एनर्जी रिलीज होगी, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना है तो ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है तो ज्यादा स्टेबिलिटी अटेन होगी, ज्यादा स्टेबिलिटी अटेन होगी तो इसके कोरस्पोंडिंग यार ज्यादा एनर्जी रिलीज हुई होगी। वीक बॉन्ड बना है तो कम स्टेबिलिटी अटेन हुई होगी तो कम एनर्जी रिलीज हो पाई होगी। कैसे हम किलो कैलोरी पर मोल की फॉर्म में भी इंडिकेट कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे। अगर आप इसको किलो कैलोरी पर मोल की फॉर्म में इंडिकेट करना चाहते हैं तो यहां आएगा 10 किलो कैलोरी पर मोल। 10 किलो कैलोरी पर मोल से ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है तो ऐसे केस में बॉन्ड होगा स्ट्रॉन्ग। यहां देखिए 10 किलो कैलोरी पर मोल से कम एनर्जी अगर रिलीज होती है तो बॉन्ड कैसा होगा? वीक होगा। ठीक है, लेस देन 10 किलो कैलोरी पर मोल। ऐसे केस में आप क्या बोल देंगे? बॉन्ड क्या होगा? वीक होगा। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स को इस प्रकार से 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, कोवलेंट, आयनिक, मेटालिक। ठीक है, वीक बॉन्ड्स को इस प्रकार से हाइड्रोजन बॉन्ड, वैन डर वाल्स फोर्सेस, 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। देखिए आयनिक बॉन्ड के फर्दर टाइप्स नहीं होंगे, मेटालिक बॉन्ड के फर्दर टाइप्स नहीं होंगे, लेकिन कोवलेंट बॉन्ड के फर्दर टाइप्स होंगे। कोवलेंट बॉन्ड को यार 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। किस प्रकार से? इक्वल शेयरिंग के बेसिस पर, अनइक्वल शेयरिंग के बेसिस पर। इक्वल शेयरिंग के बेसिस पर, अनइक्वल शेयरिंग के बेसिस पर 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। अगर बात की जाए इक्वल शेयरिंग की, किसकी बात की जाए? इक्वल शेयरिंग की बात की जाए तो यहां आप देखने वाले हैं, इक्वल शेयरिंग के केस में आप देखने वाले हैं सिग्मा पाई डेल्टा, सिग्मा पाई डेल्टा। अनइक्वल शेयरिंग की बात की जाए तो यहां बात होगी यार कोऑर्डिनेट बैक बॉन्ड की, कोऑर्डिनेट बैक बॉन्ड की, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बैक बॉन्ड। यहां देखिए इक्वल शेयरिंग के बेसिस पर सिग्मा पाई डेल्टा, इस प्रकार से हम डिवाइड कर पाएंगे। अनइक्वल शेयरिंग के बेसिस पर हम देखने वाले हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड बैक बॉन्ड को। कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या है, बैक बॉन्ड क्या है? अनइक्वल शेयरिंग के बेसिस पर हम देखिए इनको डिफाइन करने वाले हैं। अब इनके बारे में ज्यादा डिटेल यहां पर कुछ भी डिस्कस हम नहीं करने वाले हैं। ठीक है, जो एनर्जी रिलीज्ड है ये 42 किलो जूल पर मोल, या फिर आप बोल सकते हैं 10 किलो कैलोरी पर मोल से ज्यादा है, मतलब ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। ये स्ट्रोंगर बॉन्ड्स हैं। अगर यार एनर्जी कम रिलीज होगी तो हम क्या बोल देंगे? हम बोल देंगे बॉन्ड्स क्या होंगे? बॉन्ड्स वीकर होंगे। वीक बॉन्ड्स कौन से हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड्स और वैन डर वाल्स फोर्सेस। हाइड्रोजन बॉन्ड और वैन डर वाल्स फोर्सेस को भी डिफरेंशिएट किया जा सकता है। हाइड्रोजन बॉन्ड्स के केस में यार 8 to 42 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज्ड होगी, बॉन्ड एनर्जी होगी। ठीक है, और वहीं बात की जाए किलो कैलोरी पर मोल की फॉर्म में 2 to 10 किलो कैलोरी पर मोल होगी। ठीक है, वहीं बात की जाए वैन डर वाल्स फोर्सेस के केस में एनर्जी रिलीज्ड की, बॉन्ड एनर्जी की, बॉन्ड एनर्जी वैन डर वाल्स फोर्सेस के केस में यार लेस देन 8 किलो जूल पर मोल मिलती है और लेस देन 2 किलो कैलोरी पर मोल मिलती है। काफी कम मिलती है। जी हाँ, वेरी वीक बॉन्ड्स है। वैन डर वाल्स फोर्सेस क्या है? वेरी वीक बॉन्ड्स है। इनकी बॉन्ड एनर्जी काफी कम है, इनकी बॉन्ड एनर्जी देखिए काफी कम है। किलो जूल पर मोल, किलो कैलोरी पर मोल, दोनों ही यूनिट्स में मैंने बात कर ली है। क्या यार शेयरिंग के अलावा पोलैरिटी के बेसिस पर भी कोवलेंट बॉन्ड्स को डिफाइन किया जा सकता है? जी हाँ, ये तो आपने देखा शेयरिंग के बेसिस पर हमने कोवलेंट बॉन्ड्स को डिफाइन किया। क्या पोलैरिटी के बेसिस पर भी कोवलेंट बॉन्ड्स को डिफाइन किया जा सकता है? ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी, जी हाँ, डिफाइन किया जा सकता है। कैसे? ये आप आगे देखने वाले हैं। पोलर बॉन्ड्स, नॉन पोलर बॉन्ड्स, नॉन पोलर बॉन्ड्स।
यहां हमने डिफाइन किया शेयरिंग के बेसिस पर, ठीक है। इक्वल शेयरिंग हो सकती है इलेक्ट्रॉन की, अनइक्वल शेयरिंग हो सकती है। अनइक्वल हुई तो कोऑर्डिनेट बैकबोन, इक्वल हुई सिग्मा पाई डेल्टा, हाँ डेल्टा की भी बात होगी। और देखिए पोलैरिटी के बेसिस पर पोलर नॉन पोलर। तो पूरी कहानी मैंने आपके सामने रख दी है, पूरी कहानी मैंने बयां कर दी है कि हम क्या क्या देखने वाले हैं। इसको लेकर कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ कैसे फॉर्मेशन होगी, K+Cl- KCl कैसे बन गया, Na+Cl- ये कहां से आयंस आए हैं, कैसे NaCl बन गया है। यहाँ सर ने एक O के साथ 2 H ही क्यों कंबाइन किए हैं, N के साथ ट्रिपल बॉन्ड क्यों बना रहा है, O के साथ डबल बॉन्ड क्यों बना रहा है, H के साथ केवल सिंगल बॉन्ड ही क्यों बनाता है। ये सारी कहानी यार आगे चलकर डिटेल में होगी डिस्कस। मैंने आज के इस लेक्चर में ये बताया है बॉन्ड बनता है एनर्जी को डिक्रीज करने के लिए। R मिनिमम होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम होगी। इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को केमिकल बॉन्ड बोलते हैं। और केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान यार एनर्जी क्या करती है, रिलीज करती है और स्टेबिलिटी इंक्रीज करती है, ये आप जानते होंगे। तो आज की शानदार सेशन में हमने इतना ही अंडरस्टैंड किया है। नेक्स्ट सेशन में आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड को डिटेल में जानने वाले हैं, ठीक है। आज का सेशन छोटा सेशन था क्योंकि हमें जस्ट इंट्रोडक्शन को गो थ्रू करना था। तो इंट्रोडक्शन पार्ट से हम बिल्कुल फेमिलियर हो चुके हैं। आगे यार डिटेल में हम जाएंगे और काफी सारी टर्म्स को हम जानेंगे। आज की सेशन में बॉन्डिंग के बेसिक पार्ट को हमने अंडरस्टैंड कर लिया है और मुझे लगता है यार ये पार्ट तो आपने 9th-10th क्लास में भी अंडरस्टैंड किया होगा। तो अब यार मिलते हैं अगले लेक्चर में, और अगले लेक्चर में आयनिक बॉन्डिंग में मैं आप सभी का वेलकम करने वाला हूँ। तब तक के लिए आप अच्छे से क्लास नोट्स बनाइए, इस पार्ट को अच्छे से अंडरस्टैंड कीजिए और अपनी NCERT बुक से आयनिक बॉन्ड को अंडरस्टैंड कीजिए। और नेक्स्ट सेशन में मजा आएगा। काफी सारे बच्चे बोन हेबर साइकिल की डिमांड कर रहे थे, तो आपकी डिमांड को भी यार पूरा किया जाएगा। चलिए वीडियो को एंड करते हैं यहीं पर ही। अब मुलाकात होगी अगली बार, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर।